This call is now being recorded. Okay. So environmental issues हम वही कर रहे हैं. मैम यहाँ भी, मैम हमारे यहाँ भी लाइट नहीं है. वही ना, इसलिए स्ट्रेंथ भी कम जाएगी, लाइट ही नहीं है. तो एनवायरमेंटल इश्यूज में हम कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं, हम सिंपली उसी के आगे रीडिंग कर रहे हैं. हमने पढ़ा था कि एनवायरमेंटल इशू में हमारे बहुत सारे पॉल्यूशन के टॉपिक्स होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली इस पूरी यूनिट से क्वेश्चन आता है, राइट? तो इस पार्ट से कितना क्वेश्चन आएगा? देयर इज पॉसिबिलिटी एक आ जाए, दो आ जाए, हो सकता है एमसीक्यू में कंबाइन होकर आ जाए, जैसे मैच का कॉलम होता है. तो मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकती एग्जैक्टली कितना क्वेश्चन आएगा इससे, बट आप इसको छोड़ नहीं सकते, राइट? तो जिस क्वेश्चन से पीवाईक्यू आया, जब भी हम उसको पढ़ेंगे वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? तो हम लेके इसको पढ़ के जरूर जाना है हमने, राइट? तो एनसीईआरटी की कवरेज हमारी चलेगी. तो मैंने अपना होमवर्क दिया था, एंड होमवर्क वाज दिस. सो व्हाट आर एरिजोन? रेज योर हैंड एंड टेल मी. मैम आपने सिर्फ पायल को दिया था. पायल? हाँ पायल बता बेटा. पायल बता. मैम अभी तक वो आई नहीं है क्लास में. मैम मेरी कल क्लास थोड़ी सी मिस हो गई थी. बेटा फिर रिकॉर्डिंग देख लियो. यो मैम. यही हो सकता है. पायल आई नहीं अभी क्लास में. चलो जब आएगी तो फिर पूछते हैं उससे, है ना? यो मैम. चलो आगे चलो. आप लोगों ने यहाँ तक कर लिया था? नो मैम. नो मैम. एसिड रेन कर लिया था? नो मैम. नो मैम. नो मैम. नो मैम. ठीक है चलो, ओके. एसिड रेन कर लेते हैं. देखो एसिड रेन का क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा है, कुछ खास है भी नहीं. देखो एसिड रेन का मतलब क्या है कि जो बारिश हो रही है, बारिश जब नीचे गिर रही है तो वो एसिडिक है. देखो जब भी बारिश नीचे गिरती है, आपको पता है पीएच स्केल के बारे में सुना आप लोगों ने? यो मैम. दिख रही है सबको? यो मैम. ये स्केल इज नथिंग बट पावर ऑफ हाइड्रोजन. यही होता है, ठीक है, कि कितने हाइड्रोजन आयन एक मीडियम में है. अगर बहुत सारे हाइड्रोजन आयन है तो हम कहते हैं वो एसिडिक है, तो नंबर रहेगा 1 से 6 के बीच में, है ना? और अगर वो 7 से ऊपर जा रहा है देन इट विल बी बेसिक. यहाँ पे H पॉजिटिव कम है, OH ज्यादा है, राइट? ऐसे ही होता है. यो मैम. तो जो हमारी बारिश होती है वो लाइक 6.4, 6.5, 6.8 इतना पीएच हुआ है. सेंट्रल वैल्यू होती है ना जो पीएच स्केल की, दैट इज न्यूट्रल, इज 7, अराउंड 7 होती है, जो हमारा न्यूट्रल होता है, कि ना एसिडिक ना बेसिक. तो जो एसिड रेन होती है, अगर उस पानी को हम टेस्ट करें तो वो होती है एसिडिक, नाम ही उसका एसिड रेन है. तो कितना है उसका पीएच? लेस देन 5 होता है, यानी 5 से कम है तो हाईली एसिडिक है. तो मुझे बताओ 5 से कम है, 5 है अगर पीएच, तो ज्यादा एसिडिक होगी या 4 है ज्यादा एसिडिक होगी? 4 ज्यादा एसिडिक होगी. हाँ 4 है तो ज्यादा एसिडिक होगी, ठीक है? जब इस साइड जाते हैं ना तो वैल्यू इंक्रीज होती है यहाँ पे, ठीक है? एसिडिटी इंक्रीज. और अगर आप यहाँ पे जाओ 8, 9, 10, तो बेसिक कौन है ज्यादा, 9 या 10? यस, बेसिसिटी इंक्रीज. ठीक है, ये रही सबको. एसिड रेन का कॉन्सेप्ट दिया था रॉबर्ट एंगस ने, ठीक है? इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था और इन्होंने बताया जो एसिड रेन होती है लेस देन 5 पीएच की होती है. अब डिपेंड करता है कहाँ पे कैसी गिर रही है. देखो कोई भी पीएच आ सकता है 5 से कम, इसलिए इन्होंने एक स्टैंडर्ड वैल्यू दी थी कि 5 से कम होगी. हो सकता है किसी में 4 हो, किसी में 3 हो सकता है किसी में 4.5 हो, राइट? सब क्वेश्चन है कि एसिड रेन कॉज करता कौन है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन था इसका. तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने लगाया था आई गेस, है ना? मैंने तुम्हें आंसर बताया था. यो मैम. सो एसिड रेन होती कैसे है? अब इन्वायरमेंट में दो गैसेस है जो रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए. तो आपको इतना पता है कि बारिश बनती कैसे है, ये तो बता दो. भाप बनती है, फिर तो ढंग से बता पूरा. बोलो हाथ खड़े करना. रेज योर हैंड. हाँ प्रीति. मैम जैसे कि हमारा लैंड पे वाटर होता है वो ऑब्जर्व होता है, वो वेपर की फॉर्म में क्लाउड्स के पास इवेपोरेट होता है, ऑब्जर्व नहीं होता, इवेपोरेट. यो मैम. फिर उसके बाद इवेपोरेशन होके फिर वो रेन की फॉर्म में आता है. बेटा इवेपोरेट होके बस रेन की फॉर्म में नीचे आता है, ऊपर कुछ नहीं होता. हम कंडेंस होता है, फिर हवा में ठंडा होता है, ये ड्रॉपलेट्स गैसियस फॉर्म में जाता है, फिर वहां जाके वो कंडेंस होता है जिससे आपके पानी के क्लाउड्स बनते हैं. कंडेंस होता है, फिर दो बादल टकराते हैं और फिर बारिश नीचे आती है, राइट? तो ये होता है नॉर्मल मेथड ऑफ रेन, राइट? लेकिन जब बारिश नीचे गिर रही है, अब बारिश एटमॉस्फेयर से होती आ रही है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस, तो अगर गैसेस का मिक्सचर खतरनाक बन जाए तो एसिड रेन हो जाएगी. अब वो कौन सी गैसेस है जो रिस्पॉन्सिबल है, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन हाई होनी चाहिए? देखो थोड़ी बहुत तो हर गैसेस की होगी, लेकिन जब कॉन्सेंट्रेशन दो ऐसी गैसेस की हाई हो जाती है एनवायरमेंट में तब एसिड रेन होती है.
तो कौन सी दो गैसेस है, एक है SO2 और दूसरी है NO2, ठीक है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन सोनो बन गया, ये तो सोनो या सून, जब कॉन्सेंट्रेशन इन दो गैसेस की बढ़ जाती है तो सून ही एसिड रेन आएगी, ऐसे करके कर लो, ठीक है। तो ये दो गैसेस रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन की। करते क्या है, ये रिएक्ट कर जाती है एटमॉस्फेयर में दूसरे गैसेस से। किससे? अब एटमॉस्फेयर में बहुत कॉमन गैस है, एक है हमारी ऑक्सीजन, देखा आपने, यो मैम। एक है हमारे एटमॉस्फेयर में जो बारिश नीचे आ रही है, दिस इज नथिंग बट वाटर ना, H2O, यस मैम। ठीक है। तो ये दोनों गैसेस ऑक्सीजन और H2O से रिएक्ट करके एसिड में चेंज हो जाती है, ठीक है। यो मैम। हाँ बोलो। अब इसी चीज को यहाँ समझते हैं, देखो मुझे लगा था तुमने कर लिया इसलिए मैंने इसको हटाया। तो दोनों रिएक्शन है, देखो आपके एनसीईआरटी में रिएक्शन दे तो रखा नहीं है लेकिन हमने मेंशन कर दिया। फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो रिएक्शन है दैट इज SO2। SO2 ने किससे रिएक्ट किया? ऑक्सीजन से। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। सल्फर ट्राइऑक्साइड ने फिर किससे रिएक्ट किया? हाइड्रोजन वाटर से। वाटर। वो क्या बन गया? सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये आएगा बारिश में नीचे, ठीक है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कि कितना एसिडिक है या नहीं। सिमिलरली दूसरी गैस के साथ भी यही करो, पहले उसको किससे रिएक्ट करा दो? NO2 से। O2 से। और उसके बाद उसको किससे रिएक्ट करा दो? वाटर से। वाटर से। यस, तो आपका बन जाएगा निट्रिक एसिड। तो आपसे ये पूछ सकते हैं एसिड रेन में दो कौन से एसिड होते हैं? एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड, एक होता है निट्रिक एसिड। क्लियर है? यस मैम। अब वो किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ेगी तो उसको डिस्ट्रॉय करेगी, गाड़ियों पे पड़ती है या पौधों पे पड़ती है तो सबको ये नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द एसिड रेन। क्लियर है? सो देन ट्राई क्वेश्चन नंबर 5 and 6। क्वेश्चन नंबर 5 and 6, 1 मिनट, तुम्हें जितना आता उतना ट्राई करो। एक सेकंड, स्टार्ट। हाँ स्क्रीन दिख रही है। आंचल क्या हुआ, बोलो डाउट है। हाँ अंकिता। नीता बेटा आप दिख रही है? यस मैम। ओके। अंकिता बेटा डाउट है, हैंड रेज किया था। ओके ओके, we have 15 seconds left. Let's see. Okay, stop. रुशेल फर्स्ट क्वेश्चन समझाना कैसे किया बेटा? मैम मैंने बेसिकली ऐसे किया कि जो लाइट हैं वो हमें पता है मोस्टली पोल्यूटेड जगह पे नहीं होते, तो उस बेसिस पे मैंने इस क्वेश्चन का आंसर एल्गा दिया और सेकंड का भी मैंने ऐसे ही दिया। अच्छा, तो आंसर एल्गा क्यों दिया फिर? मैम सॉरी, एल्गा नहीं लाइकन दिया, हाँ। गलती से एल्गा हो गया। So which of the following are most suitable indicator of SO2 pollution in the environment? देखो सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन का एनवायरनमेंट में इंडिकेटर क्या होगा? तो एक चीज बहुत क्लियर है कि जहां पोल्यूशन होता है वहां पे कभी भी आपको लाइकन नहीं मिलेगी। एल्गा तो बढ़िया से ग्रो कर जाता है, फंगस तो कहीं पे भी लग जाता है, कॉनिफर्स का भी अपना एनवायरनमेंट है पर पॉल्यूशन से डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। अगर पॉल्यूशन ज्यादा होगा तो लाइकन कभी वहां नहीं घुसेंगे। ये एग्जाम्पल हमने पढ़ा है इंडस्ट्रियल मैनरिज्म, याद है आपको? तो इंडस्ट्रियल मैनरिज्म में हम क्या कहते थे? आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो पेड़ थे उसके ऊपर लाइकन नहीं लगते, इस वजह से पेड़ कैसे हो गए थे? डार्क कलर के। डार्क। तो इसका आंसर होगा सी, करेक्ट आंसर, गुड। ओके, नेक्स्ट इज कृतिका। बेटा डी आंसर कैसे आया, ये कैसे किया आपने? 6 का डी कैसे आया कृतिका? देखो अगर तुम मुझे अप्रोच नहीं बताओगे तो मैं ये समझूंगी कि चीटिंग से करा है, ठीक है। तो अप्रोच आपको मुझे बतानी पड़ेगी और मैं जिससे पूछूंगी उसी को बताना है, बाकी से नहीं पूछा मैंने अभी। कृतिका हाँ, हाथ नीचे कर लो। No, की
क्या कह रही है ये? मेरे को सुन नहीं रहा। क्या कह मैम रही है? आवाज ब्रेक हो रही है। कौन रहा है ये? मैम मनीषा। मनीषा। मनीषा, बेटा डाउट है तो चैट में लिख। आरुषि, डी कैसे आया? मैम क्योंकि इसमें लाइकन के बारे में पूछा था, और जो लाइकन होते हैं वो जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होता वहां पे ग्रो करता है। सो अ लोकेशन विच इज विथ लग्जूरियंट ग्रोथ, लग्जूरियंट मतलब बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा ग्रोथ है, राइट। तो बहुत ज्यादा ग्रोथ है किसकी? लाइकन की ऑन ए ट्री। अब एक ट्री के ऊपर आपको, किसी भी ट्रीज के ऊपर आपको बहुत ज्यादा लाइकन दिख रहा है, दैट मीन्स उस एरिया में क्या नहीं होगा? पोल्यूशन। सो लोकेटेड इन नॉट पॉल्यूटेड एरिया, आंसर वुड बी डी। दूसरे देख लेते हैं, ट्रीज आर वेरी हेल्दी। देखो हेल्थ नहीं पता चल रही लाइकन से, लाइकन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के रिस्पेक्ट में हम पढ़ते हैं एज ए इंडिकेटर, ठीक है। उसका ट्री की हेल्थ से ज्यादा लेना देना होता नहीं है, राइट। तो हो सकता है कि उसको थोड़ी बहुत कोई डिजीज हो, तब भी लाइकन उस पर लगाओ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, वो तो चेक करके पता चलेगा। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ट्रीज आर हेविली इन्फेस्टेड, अगर बहुत ज्यादा हेविली इन्वेस्टेड है तो भी उसके ऊपर लाइकन नहीं लगने चाहिए, पर हमें एग्जैक्टली कह नहीं सकते। लोकेटेड इन हाईली पॉल्यूटेड जगह, हाईली पॉल्यूटेड जगह पे तो लाइकन लगते ही नहीं है, तो आंसर वुड बी डी। मनीषा का मैसेज आया है चैट में। नो। व्हाट डू यू मीन बाय नो का रिएक्शन बेटा? मैम मेरे को लगता है कि नाइट्रोजन का रिएक्शन। ये वाला रिएक्शन? मैम नाइट्रोजन बोल रही होगी कैसे बना। अच्छा ये, अच्छा तुम बैलेंसिंग Yes. बोल रहे हो क्या? ये लो बैलेंस कर लो। बैलेंसिंग मैंने की नहीं होगी, ध्यान नहीं दिया होगा। अभी ठीक है, बैलेंसिंग पूछ रही हो? यही पूछ रही है? यस मैम। ठीक, राइट। सो नाउ मूविंग ऑन, अब हम बात करते हैं दिल्ली की, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अब एनसीईआरटी को। आप लोगों मैम ने लाइकन्स को, हाँ बोलो 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 कुछ। मैम लाइकन्स को हम ट्री पे मतलब खुद भी ग्रो करवा सकते हैं। करवा तो सकते हो हाँ, अगर अनपॉल्यूटेड जगह तो सस्टेन कर जाएगा। यो मैम। अगर पॉल्यूटेड जगह तो सस्टेन नहीं करेगा, ये हो जाएगा बस, है ना। अब मुझे बताओ, तुमने ये वाला पार्ट पढ़ लिया था बेटा, स्क्रबर वाला, इतना यहाँ तक? मैम। ठीक है। तो हमने क्या बात की थी, इन दो पिक्चर्स के साथ हमने बात की थी कि ये दो टेक्निक्स है, ये यूज होती है एयर को प्योरीफाई करने के लिए, राइट। यहाँ तक एनसीईआरटी पढ़ ली ना हमने? यो मैम। चलो हम बात कर लेते हैं स्क्रबर की और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की। पहले स्क्रबर की बात करते हैं। तो स्क्रबर में होता क्या है, अभी मैं एनिमेशन में दिखाती हूँ आपको, कि जो डर्टी एयर है ना, अब डर्टी एयर क्या है, किसी भी फैक्ट्री से निकल सकती है, ये कोई भी आउटलेट हो सकता है ना इसका। जैसे सेकंड इससे करते हैं, तो ये किसी भी सोर्स से आ सकती है, ठीक है। तो लेट्स से कोई भी सोर्स है, लाइक फैक्ट्री या कुछ भी, तो सोर्स से आई है डर्टी एयर, ठीक है। अब इस डर्टी एयर इसके अंदर एंटर कर जाएगी, इस मीडियम के अंदर। तो यहाँ पे सारे एयर पार्टिकल आ गए, ठीक है। अब इस सारे पार्टिकल के ऊपर ना नमकीन पानी छिड़का जाता है। नमकीन पानी इज लाइम, ठीक है, आपने सुना होगा ना लाइम वाटर। यो मैम। सॉल्ट रिच पानी इसके ऊपर गिराया जाता है, सॉल्ट रिच पानी हम गिरा देते हैं मतलब बूंदों की फॉर्म में। तो बेटा जब इसके ऊपर पानी गिरता है ना, तो जो हमने ये देखा है कि जो सल्फर गैस होती है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, वो यहाँ आके इसके साथ नीचे सेटल हो जाती है, ठीक है। तो वो जाके बेस पे सेटल हो जाएगी यहाँ पर, लेकिन सारी गैसेस यहाँ पे सेटल नहीं हो पाती। अब देखो हम पूरे मैकेनिज्म में तो नहीं जा रहे हैं कि एग्जैक्टली गैस ने सॉल्ट के साथ किस तरीके से रिएक्ट किया, क्योंकि वो आपको आता नहीं है, राइट। उसमें नहीं जा रहे, पर हमें इससे समझना क्या है कि जब गैस ऊपर की तरफ जा रही थी, गैसेस का मिक्सचर, तो उसमें जो सल्फर गैस थी वो नीचे की तरफ बैठ गई लाइम वाटर के साथ, बाकी की गैसेस ऊपर निकल गई। बाकी की जो गैसेस ऊपर निकली है फिर वो बाहर निकल जाएगी। अब क्लीन एयर का मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई गैस नहीं है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट प्रोबेबली होगी, इनकेस थोड़ी ऑक्सीजन है तो वो भी निकल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी ये डर्टी होगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का इतना इशू नहीं है जितना सल्फर का है, ठीक है। तो जो स्क्रबर होता है वो जर्नली इसलिए होता है कि जिस भी इंडस्ट्री में SO2 की क्लीनिंग करनी हो ना, वहां पे यूज होता है। जैसे अगर कहीं पे भी फॉसिल फ्यूल का बहुत यूज हो रहा है ना, तो वहां पर ये स्क्रबर यूज करेंगे, क्योंकि फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से सल्फर बहुत ज्यादा निकलता है। क्लियर है? यो मैम। अब अगर मैं इसका एक एनिमेशन देख ले, यो मैम। एक्चुअली लाइट चली गई थी ना, तो मेरे को ये एक बार देखना पड़ेगा चल रहा है या नहीं। इसी से क्वालिटी इतनी खराब क्यों हुई है? और यार इससे अच्छी क्वालिटी नहीं दिखा रही। ओके, दिख रहा है आप लोगों को?
Yo-yo ma'am. Yo-yo. आ रहा है, हाँ ब्लर आ रहा है। एक मिनट रुकना, लेट्स सी, ठीक हुआ? Yo-yo ma'am. Yo-yo ma'am. थोड़ा बेटर है? Yo-yo ma'am. उल्टा तुम्हारा, अरे उल्टा फोन पे ज्यादा अच्छा लगा, मेरे को सामने से ब्लर दिख रहा है। बताओ, देखो ये है। सो ये आपको दिखा रहे हैं एक फैक्ट्री आउटलेट की तरफ लेके जा रहे हो और ऊपर स्क्रबर लगा हुआ दिखा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करो, Yo-yo ma'am. सुनते रहना ध्यान से। तो एक फैक्ट्री आउटलेट पे ऊपर छोटू सा स्क्रबर लगा है, ये आपको स्क्रबर दिखा रहे हैं। ऑब्वियसली बहुत तरीके की मॉडिफिकेशंस है, पर हम आपको एक सिंपल जो एनसीईआरटी में लिखा है उतना ही लेना है, राइट? जैसे सीवेज ट्रीटमेंट में बहुत मॉडिफिकेशन थी। सो दिस इज अ स्क्रबर। अब जब एंटर करेगी गैस इसके अंदर, ये देखो गंदी गैस आती है, दिखाई देंगे आपको, दिख रहा है नीचे से ऊपर जा रही है, Yo-yo ma'am. Yo-yo ma'am. राइट? ये ऊपर गई, अब इसके ऊपर क्या छिड़केंगे? ये दोनों हाँ, लाइम वाटर। देखो लाइम वाटर दिख रहा है आपको नीचे जाता हुआ? Yo-yo ma'am. तो लाइम वाटर के साथ बहुत सारी गैसेस बैठ जाती है, जो हमें याद रखना है, दैट इज सल्फर, राइट? नीचे बैठ गई, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको तो एनसीईआरटी सिंपल बताती है। इसके बाद ये बाकी की जो बची हुई गैसेस है वो ऊपर जाएंगी, अभी देखना ही निकलती हुई दिखाएंगी। फाइनली यहाँ से आपको व्हाइट कलर की गैस दिख रही है, Yo-yo ma'am. ये गैस पार्टिकल और थोड़े से वाटर मॉलिक्यूल बाहर रिलीज हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ जर्नली स्क्रबर वर्क। क्लियर? Yo-yo ma'am. Yo-yo ma'am. हर चीज की बहुत मॉडिफिकेशन है, लेकिन आपको जितना आपके लेवल पे है उतना ही पढ़ना, उससे ज्यादा नहीं करना। ओके, Yo-yo. चलो अब आगे चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के ऊपर। तो स्क्रबर हमारा डन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर पे जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर किस लिए यूज होता है? अच्छा ये कर लिया था ना हमने, Yo-yo ma'am. देखो वापस आएंगे इस पे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इसलिए यूज होता है, देखो ये यूज होता है पार्टिकुलेट मैटर को रोकने के लिए। पार्टिकुलेट मैटर क्या था, ये बताया था मैंने, Small particles. Small particles. बहुत छोटे पार्टिकल जिनको हम देख तो नहीं पा रहे हैं लेकिन वो हमें पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं, है ना? सो दोस काइंड ऑफ पार्टिकल आर पार्टिकुलेट मैटर। अब उसका भी कोई साइज होगा, तो मैं तुमको बस एक साइज बताऊंगी जिससे क्वेश्चन आता है कि उससे नीचे के साइज की चीजें हम अभी भी फिल्टर नहीं कर पा रहे, ठीक है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हम जनरली यूज करते हैं फॉर द क्लीनिंग ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, और स्क्रबर हम यूज करते हैं फॉर द क्लीनिंग ऑफ SO2. राइट, और सल्फर गैसेस, क्योंकि सल्फर गैसेस के बहुत सारे हो सकते हैं सल्फर गैसेस, ठीक है? सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, कुछ भी हो सकता है कभी कभार, राइट? चलो अब पार्टिकुलर मैटर वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, बड़ी बड़ी वायर्स लगा देंगे चार्ज्ड। सो दीज आर द वायर्स। स्किन दिख रही है ना सबको? Yo-yo ma'am. Yo-yo ma'am. हाई वोल्टेज वाली वायर्स है ये, ठीक है? और यहाँ पर तुम लगा लो छोटी छोटी सी प्लेट्स। अब कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करने हैं। अरे प्लेट बन जा भाई, चलो बन गया, ठीक है जी। कुछ रूल्स है जो हम फॉलो करेंगे। सबसे पहला रूल है कि जो प्लेट्स हैं इनके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। अब जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, जैसे अगर मैं कोला बोल दूं, मैंने कोले को बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया, डस्ट जैसी बन गई ना वो मिट्टी की, Yo-yo खाली ma'am. कर। Yo-yo ma'am. अब क्या उसके ऊपर कोई चार्ज होता है डस्ट के ऊपर? No ma'am. नहीं होता, है ना? मैं क्या करना चाहती हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी लानी है आपने, ठीक है? तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ना मैं इन डस्ट पार्टिकल को चार्ज देना चाहती हूँ, पर्टिकुलेट मैटर को चार्ज देना चाहती हूँ ताकि वो भारी हो जाए और बैठ जाए। ये करने का पर्पस है। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप इसके अंदर डर्टी एयर डालोगे, ठीक है? तो ये मैंने डाल दी अपनी डर्टी एयर, ओके? Yo-yo ma'am. Yo-yo ma'am. एक सेकेंड। हेलो, गुड इवनिंग, बोलो पायल। क्लास ज्वाइन नहीं हो रही? तो मुझे तो कोई नोटिस ही नहीं आ रहा तेरा ज्वाइन करने का। कब से ज्वाइन नहीं हो रही? एग्जिट हो गई फिर? मेरा तो फिर फोन क्यों नहीं किया तूने सर को? आधा घंटा तो हो गया। ओके, मैं लिंक भेजती हूँ, मेरे को हेलो भेज, मैं तेरे को लिंक भेजती हूँ। ये मेरे को अब बता रही आधे घंटे बाद है, मतलब एक सेकंड रुकना।
यो यो आप लोग क्लास में ज्वाइन हो ना तो सर को साथ साथ फोन कर दिया करो, ठीक है? यो यो मैम। यो यो सर है मैम आपके ग्रुप में? यो यो मैम एक मिनट छाते आई देते हो सब। कोई नोटिफिकेशन आया था क्या? क्योंकि मुझे तो नहीं आया, मैं को होस्ट तो बनी हुई हूँ इस पे भी। ज्वाइंट यस मैम। पायल, यस मैम। नेक्स्ट टाइम सर को फोन करना, ठीक है? यस मैम। ओके बेटा, चलो ऐसे मुझे पता नहीं चलता ना। चलो सो देखो, अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो डर्टी एयर है ना उसको हमें बहुत स्लो स्पीड में भेजना है, ये रूल है, ठीक है? यो यो मैम अब क्या करोगे तुम, ये जो वायर है इनका बटन ऑन कर दो तो वायर में चार्ज आ जाएगा। अब चार्ज जो वायर है ना वो हाई वोल्टेज पे होनी चाहिए, ठीक है? तो बहुत ज्यादा हाई चार्ज है। अब एग्जैक्टली कितनी वोल्ट होना चाहिए वो आपको नहीं पता। क्यों? क्योंकि हर इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप का यूज होता है ना, तो वोल्टेज कैन वेरी, ठीक है? तो इसलिए हम यहाँ पे चार्ज नहीं पढ़ते एग्जैक्टली कौन सा है, बस इतना पढ़ते हैं कि हाई वोल्टेज चार्ज है। तो वायर्स में जब हाई वोल्टेज चार्ज मिलेगा, अब आपको पता है ना कि जब भी वायर में इलेक्ट्रिसिटी रन करती है, हम बोलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, किस चीज की मूवमेंट होती है वो? इलेक्ट्रॉन। यस। तो जब हाई वोल्टेज चार्ज होगा ना तो इस वायर से निकलेंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, है? और जब इलेक्ट्रॉन इससे निकले तो इसके आसपास एक क्लाउड नहीं बन गया? यो यो मैम। तो हम क्या बोलेंगे इसे? इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्लाउड। ठीक है? तो क्या किया तुमने, बटन दबाया इस मशीन का, अब सारी वायर के आसपास हाई इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया। अब तुम इसमें से धीरे से डर्टी एयर भेजो, बहुत स्लो स्पीड पे भेजनी है, ठीक है? नंबर जानने की जरूरत नहीं है, बस मैं फैक्ट पता होनी चाहिए, स्लो में भेजा। धीरे धीरे जब एयर यहाँ से जाएगी तो उसके साथ डर्टी पार्टिकल भी जाएंगे। यो यो मैम अब क्या होगा कि जब वो यहाँ से गुजरेंगे, उनके ऊपर लग जाएगा कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज लगेगा। कहाँ से आया पॉजिटिव चार्ज? नेगेटिव। नेगेटिव लगेगा ना। फिर मैंने कहा ना, जब सामने हो ना चीजें तो सोचना नहीं है, एक बार ओवर थिंकिंग से काम खराब हो जाता है। तो सामने वो देखो, इसके ऊपर लग गया नेगेटिव चार्ज। जब ये प्लेट से इतने ही धीरे धीरे जाएगी तो जितने भी डस्ट पार्टिकल है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा है ना, वेस्ट मटेरियल। यो यो मैम। यो यो मैम तो जितने पार्टिकुलर मैटर है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिवली। पॉजिटिव की तरफ। हाँ, तो ये सारे के सारे क्या है मेरे? पार्टिकुलेट मैटर, यो यो मैम। यो यो मैम है ना? तो ये नीचे सेटल हो गए, बाकी की एयर के साथ क्या होगा? चली जाएगी। हाँ, ये निकल जाएगी। तो दिस इज हाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर वर्क। क्लियर है? यो मैम एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते हैं। देखो, ये देखो नेगेटिवली चार्ज वायर है, ये इसके आसपास जो बन गया है वो ये छोटा सा डिस्चार्ज कॉर्नर। डिस्चार्ज कॉर्नर का मतलब है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है? अराउंड वायर लिख लो, वही लिख लो एनसीईआरटी में, या मैंने वहां लिख दिया है, ठीक है? अब यहाँ से डर्टी एयर गई है और इधर से क्लीन एयर आई है, तो यहाँ पर क्या हुआ? दीज आर द कलेक्टिंग प्लेट। कलेक्टिंग प्लेट वो है जहां पर आके कौन लग जाएंगे? डस्ट पार्टिकल्स पार्टिकल्स या फिर पार्टिकुलर मैटर, राइट? एक ही बात है। क्लियर? यो यो मैम। इतना सही था। इसका एनिमेशन देख ले। यो मैम यो मैम। यो मैम। अब देखो, मैंने तुमको ऐसे पढ़ाया ना कि ऐसे रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, ओके? यस मैम इससे अच्छा एनिमेशन मुझे मिला नहीं। तो देखो ये पूरी मशीन है, राइट? इनक्लोज चेम्बर में हो रही है। ये है कलेक्शन प्लेट्स। अब ये इलेक्ट्रोजेस के आसपास लगे हुए, देखो ये कैसे दिखा रहा है आपको कि ये जो ग्रीन कलर से दिखा रहा है ना, ये वायर्स से दिखा रहा है, ठीक है? और बीच में इलेक्ट्रो वो लगे हुए हैं आपकी कलेक्टिंग शीट। तो हमने ऐसे पढ़ा है ना, ये ऐसे दिखा रहा है आपको, समझ आ रहा है? यो यो मैम। अब नेगेटिव चार्ज है, दैट मींस वायर्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब देखो, अब यहाँ से एयर अंदर जाएगी, जब एयर अंदर जाएगी तो 10 पार्टिकल किस पे इकट्ठे हुए? कलेक्टिंग प्लेट के ऊपर। ध्यान से देखना, पीछे कर रही हूँ। देखो जब एयर अंदर जाएगी तो ये कलेक्टिंग टेप प्लेट्स के ऊपर आपको पार्टिकल इकट्ठे होते दिखेंगे। अरे वो जल्दी चला है।
देखो अभी एयर अंदर जा रही है, सीधा दिखा रहे हैं ये, यो मैम। डॉट्स आती दिख रही है, यो मैम। यो मैम। ठीक है। अब हम प्लेट्स को बाहर निकालेंगे और इनको धो देंगे। बोलो मैम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के लिए वायर कहाँ पे है? ये सेंटर में देख बेटा, ये ऐसे दिखा रहे हैं, दिखा? यस क्लियर है? यो मैम। मैम पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स। हाँ, पॉजिटिव चार्ज की प्लेट्स है, देखो पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है और नेगेटिव वाली हमारी वायर्स है। ओके, यो मैम। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट स्क्रबर एंड प्रेसिपिटेटर। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, तो हम इसकी एनसीईआरटी तो छोड़ ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। फटाफट। हाँ मैम ये 10 पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट के ऊपर बैठ जाएंगे। हाँ, 10 पार्टिकल जब क्रॉस करेंगे ना बेटा, ये देख, जब 10 पार्टिकल यहाँ से जाएंगे ना, तो जो नेगेटिव चार्ज है ना वायर का, ये 10 पार्टिकल को नेगेटिव चार्ज दे देगा। ठीक है, तो वहां डायग्राम में ना ऐसे लगा ले नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज है पार्टिकल के ऊपर और प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे ना, तो बैठ जाएंगे। यो फिर हम प्लेट्स को निकाल के साफ कर लेंगे। कभी आपने एसी या कभी कूलर है किसी के घर में, यो मैम। पंखा भी होगा अगर, तो पंखे में भी देखते हो ना यो आसपास मैम। इकट्ठी हो जाती है, यो मैम। यो तो चीजें भी वैसे इकट्ठी हो जाती है, फिर इनको क्लीन कर दिया जाता है। ओके, यो मैम। एनसीईआरटी कर ले, सबको क्लियर है? यो मैम। यो मैम। अटक लो तो पूछ लो, इतनी को जल्दी नहीं है, खराब नहीं होना चाहिए। नाउ देयर आर सेवरल वेज ऑफ रिमूविंग पर्टिकुलेट मैटर। बहुत सारी वेज है जिससे आप पर्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर सकते हो। जो मोस्ट वाइडली यूज्ड वे टू रिमूव पर्टिकुलेट मैटर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं याद रखनी थी कि पर्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए ये यूज होता है। ये नीट का क्वेश्चन बन सकता है। Which can be removed over 99% particulate matter present in an exhaust from a thermal power plant। देख रहे हो तुम, थर्मल पावर प्लांट वो है जो पानी को बहुत गर्म करके उससे एनर्जी निकालता है। तो पानी को बहुत गर्म करते हो ना, बहुत सारी एनर्जी निकलती है, उसके भाप की मदद से मशीनें चलती है। तो वहां पर कह रहे हैं कि हम इसे यूज कर सकते हैं और लगभग 99% तक हम लोग पार्टिकुलेट मैटर को साफ कर सकते हो। तो बहुत इफेक्टिव तरीका है ये। नाउ इट हैज इलेक्ट्रोड वायर्स, वही वायर्स है इलेक्ट्रोड की वायर जो मेंटेन होती है हाई सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स पे, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी पे वो मेंटेन होती है, विच प्रोड्यूस अ कोरोना। कोरोना का मतलब है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, विच प्रोड्यूस कोरोना दैट रिलीजेस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। दीज इलेक्ट्रॉन अटैच टू डस्ट पार्टिकल। तो देखो ये लिखा है ना, ये इलेक्ट्रॉन अटैच हो जाते हैं डस्ट पार्टिकल से, इनको देते हैं नेट नेगेटिव चार्ज। तो डस्ट पार्टिकल पे नेट नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि डस्ट पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है, तो डस्ट पार्टिकल पे कौन सा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव। किसके थ्रू आया है? वाई इलेक्ट्रोड वायर, इलेक्ट्रोड वायर्स के इलेक्ट्रॉन से, राइट। वैसे डस्ट पार्टिकल को चार्ज नहीं होता। द कलेक्टिंग प्लेट्स आर ग्राउंडेड एंड अट्रैक्ट द चार्ज डस्ट पार्टिकल। इलेक्ट्रिक प्लेट ग्राउंडेड है तो आप उस पर लिख लो पॉजिटिव चार्ज है। The velocity of air between the plate must be low enough। ये इसकी कंडीशन है कि वेलोसिटी लो होनी चाहिए, तो ये कंडीशन है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। अगर तेज से फैल चले जाएगा ना एयर उसके अंदर से बहुत तेजी से, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, स्क्रबर, अभी स्क्रबर की बात कर रहे हैं दूसरे पैराग्राफ में, तो मैं यहाँ से कलर चेंज करती हूँ। देखो, स्क्रबर कैन रिमूव गैसेस। तो स्क्रबर हम गैसेस रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, स्पेसिफिकली सल्फर डाइऑक्साइड लिखा है यहाँ पे। ये नीट का क्वेश्चन था। इन स्क्रबर जो एग्जॉस्ट होती है, एग्जॉस्ट का मतलब है, एग्जॉस्ट का मतलब है हाई अमाउंट ऑफ रिलीज होना। क्या रिलीज होना? हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। नहीं बेटा, एग्जॉस्ट कभी घर से एग्जॉस्ट नहीं निकलती, गंदी हवा, डर्टी एयर। dirty air is passed through the spray of water or lime recently we have realized। ठीक है, तो इतना ही स्क्रबर के बारे में इन्होंने दिया है, तो थोड़ा सा ही दिया इन्होंने स्क्रबर के बारे में। अब देखो एक क्वेश्चन है नीट का जो आया था वो यहाँ पर है, तो ध्यान से देखेंगे सारे। सबको दिख रही है ना स्क्रीन? Recently we have realized that the danger of particulate matter that are very very small and are not removed by these precipitators। ये जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर देखा है ना, इसमें भी कुछ पार्टिकुलेट मैटर है जो बहुत छोटे हैं, जो इनसे साफ नहीं होते। तो अकॉर्डिंग टू CPCB दैट इज सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पहला क्वेश्चन इसकी फुल फॉर्म, यहाँ पर भी फुल फॉर्म है वो आपको करनी है।
तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्या कहा है कि कोई पार्टिकुलेट मैटर है जिसका साइज है 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम इन डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ लिखो साथ में पार्टिकुलेट मैटर कितना साइज बोल रहे हैं वो 2.5 2.5 और 2.5 लेस micrometer. देन 2.5 है ना, 2.5 या लेस देन 2.5 अगर माइक्रोमीटर कोई डस्ट पार्टिकल है तो वो साफ नहीं हो पाता और सबसे ज्यादा खतरा वही देता है। तो नीट में क्वेश्चन था कि वो साइज क्या है पार्टिकुलेट मैटर का जिससे सबसे ज्यादा ह्यूमन को खतरा है। ये इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि क्या करते हैं, हम इन्हें इनहेल कर लेते हैं। जैसे मैं सांस ले रही हूँ, अगर वो इस टाइम इन्वायरमेंट में है तो मेरी नाक में चला जाएगा, मेरे लंग में चला जाएगा और मुझे रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करेगा। क्लियर है? मैम यो मैम। तो ये था सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वाले पार्ट से। क्लियर सबको? यो यो मैम अब एक और मेथड होता है, चिपटाना। क्या चीज बोलो? मैम 2.5 और 2.5 मतलब मैम ये क्या लिखा है, मतलब समझ नहीं आया मुझे ये। 2.5 और 2.5 माइक्रोमीटर ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। जैसे ये छोटा सा पार्टिकल है डसा, इसे पार्टिकुलेट मैटर कह रही हूँ, तो इसका मैं डायमीटर देखूंगी ना, ऐसे देखते हैं ना हम डायमीटर, ये तो जिसका डायमीटर है दिस इज 2.5 माइक्रोमीटर और इससे कम। तो अगर इससे कम छोटे साइज का पार्टिकुलेट मैटर है ना तो उसको हटाना इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बस का नहीं। तो ये हमें पॉल्यूशन कर रहा है, हमारे लंग्स में चला जाता है। समझ आया? मैम एक बार आप ये वाली लाइन समझा दोगे जिसमें 2.5 माइक्रोमीटर से स्टार्ट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देख, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पोल्यूशन से रिलेटेड चीजों का ध्यान रखती है हमारे देश में। ठीक है, इतना क्लियर? इसने क्या बोला, इन्होंने बोला कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर तो लेते हो और ये जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल जो है इसको तो आपने रिमूव कर लिया इंडस्ट्री से। ठीक है, वो कितने % रिमूव कर सकता है, कितने % इफेक्टिव है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर? 99%। 99%। ये कह रहे हैं कि एक और कंडीशन है कि जो पार्टिकुलेट मैटर है अगर उसका साइज 2.5 माइक्रोमीटर से ऊपर है तब तो आप उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से हटा रहे हो, लेकिन अगर उसका साइज 2.5 माइक्रोमीटर है 2.5 माइक्रोमीटर है या उससे भी छोटू है तब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से उसको नहीं हटा सकते, तो वो एयर में ही घूमेगा। अब अगर बेटा वो एयर में घूमेगा और हम सांस लेंगे, वो एयर हमारी नोज से अंदर जाएगी और हमारे लंग्स में चली जाएगी और हमें बीमारियां करेगी। तो ये बात बोल रहे हैं कि हमें सबसे ज्यादा खतरा किससे है, हमें उन पार्टिकुलेट मैटर से खतरा है जिनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर है या उससे भी कम है। ओके, जो हाँ Less than 2.5. बहुत बढ़िया। चल देन अब ये क्या कह रहे हैं, फिर से हम आते हैं अपनी साइड पे। हमने पढ़ लिया कि हाँ भाई हम लेते हैं स्क्रबर यूज करते हैं किसको, कौन से पार्टिकल को भगाने के लिए? SO2 है ना। अगर वो सिर्फ गैसेस बोलते तो गैसेस भी जनरली इसी से हट रही है। और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट किसी को हटाने के लिए यूज कर रहे हैं? पार्टिकुलेट मैटर। Ma'am, particulate matter. हाँ। अब एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं कैटेलिटिक कन्वर्टर। कैटेलिटिक कन्वर्टर इज अ मशीन जो हम कहाँ यूज करते हैं? इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स मतलब जो व्हीकल आप अपने घरों में यूज करते हो या ऑटो बस होती है उन्हें ऑटोमोबाइल्स कहते हैं। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी हम लगा सकते हैं। अब आपने देखा ना ऑटोमोबाइल से बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं। इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप हाइड्रोकार्बन समझते हो? जब भी हम पेट्रोल कहते हैं, लेट्स से पेट्रोल से चल रही है कोई स्कूटी बताओ भाई ना। जुपिटर जुपिटर बोल दिया अब तो है, जुपिटर चल रही है, इसमें पेट्रोल डाल लिया। अब पेट्रोल है क्या? कार्बन और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ही तो है। तो कार्बन हाइड्रोजन से हमने कल ही करा था कि ऑयल एंड पेट्रोलियम आर नथिंग बट फॉसिल फ्यूल्स। कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बने। तो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब क्या होगा कि जब तुम उस पर रेस दोगी तो वो पेट्रोल जलेगा, उससे तुम्हें एनर्जी मिलेगी गाड़ी को चलने की। ऐसी होता है। तो अगर पेट्रोल, ध्यान से सुनना, ये बहुत छोटू सा पॉइंट है कि अगर पेट्रोल प्रॉपरली जला, प्रॉपरली बर्न हुआ तो आपको बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसलिए आपने देखा कभी गाड़ियों को ऐसे छोड़ दो तो उसके नीचे से पानी निकलता है। पानी निकलना लाजमी है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही।
मैं आपके पास चलेगा नहीं यार इतना नेट ना। आ रही है बस। यो मैम। लाइट चली। चलो दोबारा शेयर कर रही हूँ, दिख रही है स्क्रीन? देखो मैं फोन से एग्जिट कर रही हूँ फिर, बिकॉज फोन का नेट भी यूज हो रहा है। तो देखो अब अगर तुमने अपनी स्कूटी चलाई, जैसे कितनी स्पीड पे चलाते हो? 60 उड़ा दे बेटा पहाड़ों पे। 60 उड़ा दे 40 हाँ ठीक है। तो तुम एक कांस्टेंट स्पीड पे चला रहे हो बेटा, 20 पे चलेगी भी। तो तुम एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर उसको चला रहे हो, कांस्टेंट स्पीड पे, ठीक है। बार बार होते ना सडनली बीच बीच में रेस देते हैं, वो नहीं कर रहे हो, नॉर्मल स्पीड पे चला। तो जनरली आपको जो पेट्रोल है वो काफी अच्छे से सही से बर्न होगा। तो जब भी पेट्रोल सही से बर्न होता है तो क्या बाय प्रोडक्ट निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। ये बेसिक बेस मटेरियल है, अब इसको तो नहीं बचा सकते, इतना तो निकल ही जाएगा, ठीक है। नाउ सी व्हाट हैपन इज कि अगर आप पेट्रोल को ढंग से नहीं बर्न करो, तो अगर पेट्रोल पार्शियली बर्न होता है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, पानी निकलता है, उसके अलावा अनबर्न हाइड्रोकार्बन भी निकलते हैं, वो हाइड्रोकार्बन जो ढंग से बर्न नहीं हुए हैं। अब जो दिक्कत है वो अनबर्न हाइड्रोकार्बन की है। अनबर्न हाइड्रोकार्बन बहुत तरीके के मटेरियल होते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको याद है कार्बन मोनोऑक्साइड? कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत ज्यादा पॉइजनिंग करता है ना, हमारी बॉडी में जाएगा तो हमें दिक्कत देता है? यो मैम। तो ऑटोमोबाइल से अब देखो हर कोई ढंग से चलाता नहीं है, तो जो भी ऐसे बार बार रेस देते रहते हैं ना बीच में, उससे ये पॉल्यूशन ज्यादा होता है। इसलिए कांस्टेंट स्पीड पे चलानी चाहिए व्हीकल हमेशा। बट एनीवेज, सो इसका सॉल्यूशन निकाला गया है, दैट इज कैटालिटिक कन्वर्टर। तो जो भी व्हीकल्स हो उसके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर नाम की एक चीज लगाएगी, ठीक है। अब कैटालिटिक कन्वर्टर करता क्या है, इधर आते हैं। INCERT देखो स्क्रीन दिख रही है? ध्यान से देखना, इसमें भी क्वेश्चन आता है। देखो ऑटोमोबाइल्स आर द मेजर कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। ये जो ऑटोमोबाइल्स है सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन यही कर रहे हैं, एटलीस्ट इन मेट्रो सिटीज। मेट्रो सिटीज जो कैपिटल, जनरली कैपिटल्स होती है कहीं की, जैसे दिल्ली हो गया अपने यहाँ पे, या सिटी जो बहुत एडवांस हो गई है, वो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन करती है। एज द नंबर ऑफ व्हीकल इंक्रीजेस ऑन द स्ट्रीट, जितने व्हीकल बढ़ेंगे भैया उतनी ज्यादा पॉल्यूशन होगी। तो प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द ऑटोमोबाइल बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉपर मेंटेनेंस मतलब उसकी सर्विसेज टाइम पे होनी चाहिए, और लेड फ्री पेट्रोल हमें यूज करना चाहिए या डीजल, ठीक है। क्यों? अब इसका रीजन बता रहे हैं। वो कह रहे हैं एक मशीन यूज होती है जिसे हम कहते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर। सो कैटालिटिक कन्वर्टर इज अ मशीन जो क्या करती है, वो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को भी बर्न कर देती है। तो मैं अगर यहाँ बना दूं अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, क्या था अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन का एक एग्जांपल? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको चेंज कर देगी किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। रिलीज यही करे, देखो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज तो नहीं बचा सकते, वो तो रिलीज होगा, पानी भी रिलीज होगा, पर एटलीस्ट इससे ज्यादा हार्म ना हो ना नेचर को। तो ये करा किसने? इट इज बिकॉज ऑफ द कैटालिटिक कन्वर्टर। अब कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ कुछ कंडीशन है जिस पे नीट क्वेश्चन पूछता है। तो कंडीशन क्या है? आप कैटालिटिक कन्वर्टर अगर किसी भी व्हीकल में डालो, जैसे जुपिटर पे तुमने कैटालिटिक कन्वर्टर लगा लिया, तो कंडीशन है वो फॉलो करनी पड़ेगी। पहला, जो भी आप पेट्रोल या डीजल यूज करोगे, ठीक है, पेट्रोल या डीजल, वो कैसा होना चाहिए? उसमें नहीं होना चाहिए, शुड बी लेड फ्री। लेड नहीं होना चाहिए उसके अंदर। जैसे लेड आपने ना आपकी पेंसिल की लीड होती है छोटी सी, वो जिससे आप लिखते हो, दैट इज अ लेड ना। तो उसको खाना भी नहीं होता, लेड अच्छा नहीं होता शरीर के लिए। तो लेड नहीं होना चाहिए इसके अंदर। क्यों? क्योंकि कैटालिटिक कन्वर्टर इनएक्टिव हो जाता है लेड की प्रेजेंस में। अभी तक ऐसे ही है। दूसरा, कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ एक और दिक्कत है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। इसकी प्रॉब्लम है कि ये एक्सपेंसिव है। अगर ये एक्सपेंसिव है तो क्या सारे व्हीकल पे लगाना पॉसिबल है? नो मैम। सारे व्हीकल महंगे बिकेंगे ना जिसमें कैटालिटिक कन्वर्टर है। क्वेश्चन है कि एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ऐसा मेटल यूज होता है। कौन सा मेटल यूज होता है? प्लेटिनम एंड पैलेडियम एंड रोडियम। तो ये तीन मेटल एक्सपेंसिव आते हैं मार्केट में, इस वजह से कैटालिटिक कन्वर्टर थोड़ा महंगा हो जाता है। समझ गए? ठीक है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर करता क्या है, वो यहाँ इन्होंने लिखा है, हमने डिस्कस भी किया है कि वो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में चेंज कर देता है, ठीक है। सो ये इसका मेन काम है। क्लियर? यो मैम। चलो, किसी को कोई डाउट है क्या? नो मैम।
हाँ बोलो नो मैम। बोलो बोलो। बेटा, मुझे ना आवाज नहीं आ रही है, तुम्हें आ रही है तो बताओ ये क्या बोल रही है। मैम हमें भी नहीं आ रही है। मैम टाइप करने को बोलता। क्या करने का बोल दूं? टाइप टाइप कर दे। बच्चे बोल रहे टाइप कर दो, तुम खुद ही कर लो टाइप। तब तक तुम लोग क्वेश्चन लगा लो, क्वेश्चन नंबर 7। देखो मैंने फोन से ज्वाइन नहीं किया, मुझे हाथ नहीं पता चले कभी, क्योंकि लाइट का इशू है। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर जल्दी आ जाने चाहिए। 30 सेकेंड दूंगी सर। की लीड के बारे में क्या बताया? लीड नहीं, लेड। यो मैम। लीड है, लीड चाहिए तुझे? बेटा जो कैटेनेटिक कन्वर्टर है ना, ये कन्वर्टर जो मशीन है, ये वर्क नहीं करती अगर मीडियम में लेड हो। लेड को देखते ही क्या कर देती, सो जाती है, डू नॉट वर्क। तो अगर तुम पेट्रोल यूज कर रहे हो तो उसमें लेड नहीं होना चाहिए। लेड फ्री पेट्रोल एंड डीजल यूज करना है, ठीक है? यो मैम। मेरी आवाज नहीं आ रही है, यहाँ पे इंटरनेट की प्रॉब्लम है। मैम आ रही है। मैम आ रही है। इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही है क्या? नो मैम। मैम कभी कभी होती है। कभी कभी होती है। मैं जल्दी बोल रही हूँ क्या? नो मैम। मैम अबे स्किप कैसे हो रहा है चीजें? चलो लेट्स मी सी द आंसर, कितने लोगों ने दिए ये देखना पड़ेगा मुझे। मोहित कल दे दी थी बेटा आंसर, इतनी जल्दी क्यों दे दिया है? मैम मैंने वो बोला था, जो आपने कौन सी लीड बोला था कि पेंसिल की या पेन की? बेटा पेंसिल की होती है, पेन की तो ऐसे ही होती है, क्या होती है ना, है? वो तो ग्रेफाइट की होती है। लेड की भी तो होती है। खा के देखना, खा के बताना। मैं खाइयो मत, खाती मजाक कर रही हूँ। ए सबका ये है? यो मैम। अच्छा हूँ। मैम आपने जीत लिया। यो अच्छा मैम। ठीक है। ईशा बता बेटा ए। ठीक है चलो, ये तो क्लियर ही था। अ स्क्रबर इन एन एग्जॉस्ट ऑफ अ केमिकल इंडस्ट्री क्या रिमूव करता होगा भाई? गैसेस रिमूव करता है, कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड। आंसर है ए, डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर है ना? देखो डायरेक्ट से क्वेश्चन आता हुआ प्रोसेस तो हो जाएगा, राइट? यो मैम। ठीक है चलो, यो मैम। अब ये वाला क्वेश्चन को कम मारो। अगर आता तो अच्छी बात है, फिर तुक्का क्यों मारोगे? इसे समझ लेते हैं, उसके बाद दोबारा इस आंसर पे आए। देखो तुमको याद है मैंने कहा क्या कहा था, जीवन कहाँ ओरिजिनेट हुआ? वाटर में। वाटर में। तो वाटर सबसे पहले नंबर पे आया था, फर्स्ट पे था वाटर, कल ऐसे याद किया था हमने। फिर जब पानी ओरिजिनेट हो गया, तुम लोग एक नया ग्रह का ओरिजिन देख रहे थे ना, तो तुमने कहा पानी यहाँ पे डाल दिया। अब मैं क्या डालूं यहाँ पे कि पानी में अगर लाइफ आ जाएगी तो फिर क्या बचेगा? एयर। एयर। तो एयर। सेकंड थी हमारी एयर। एयर ना, कि एयर है, चलो ऑक्सीजन दे दो। जब तुमने इसी को प्रोटेक्ट के लिए, तुमने फिर फाइनली किसको प्रोटेक्ट किया था? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट। तुमने कहा चलो पूरा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करते हैं। फिर जैसे ही सब कुछ तुमने प्रोटेक्ट कर दिया उस ग्रह पे, तो सडनली लोगों ने डीजे लगाने स्टार्ट कर दिया। तो तुमने कहा अरे यार साउंड। नॉइज को देखना पड़ेगा, है ना? नॉइस। तो नॉइज, नॉइज साउंड नहीं, नॉइज। ठीक है, सो नॉइज को ऐड कर दिया। अब इसी के बेसिस पे आप किसी एक्ट को याद करोगे। प्रोटोकॉल और एक्ट में फर्क समझते हो? नो मैम। क्या होता है बताओ फिर? मैम प्रोटोकॉल्स तो रूल्स होते हैं वैसे। हाँ रूल्स होते हैं, और एक्ट कब आया था वो? कौन आया था वो? क्या बोल रही है ये? कोई भी। नहीं समझी मैं, एक बच्चा बताना प्लीज। अच्छा मुझे देखना पड़ेगा, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। अरे वाह, एक साथ सब बोल रही थी, अब कोई नहीं बोल रही। हाँ बेटा पायल बता। मैम मे भी ऐसा होगा कि ये चीज होनी चाहिए वैसा एक्ट।
कोई पर्टिकुलर किसी कंट्री ने एक पर्टिकुलर एक्ट, वैसे किसी कंट्री ने एक पर्टिकुलर एक्ट निकाल लिया, मतलब एक पर्टिकुलर रूल निकाल लिया, ठीक है, कि रूल है कि हम लोग बचाएंगे एयर, ठीक है, विल प्रोटेक्ट एयर। अरे यार ऐसे नहीं करते, ये तो बोरिंग हो गया। रूल निकाला है कि हम बचाएंगे किसको, कौन है हमारी क्लास का महान इंसान, पायल को ही बचाएंगे अब। पायल ने आंसर दिया था, कौन है ये, कौन है? अच्छा हाथ खुद ही खड़ा कर लिया उसने, कह रही मैं ही हूँ। हाँ बेटा तू ही है, आधे घंटे बाद आई है। तो पायल है हमारा अद्भुत प्राणी, तो हमने क्लास में एक एक्ट निकाले कि सेफ पायल, ठीक है, पायल प्रोटेक्शन एक्ट। यो मैम। फायर प्रोटेक्शन एक्ट के भी तो कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे ना, प्रोटोकॉल्स इन द सेंस अब कैसे प्रोटेक्ट करेंगे उसको, कोई रूल्स बना लेते हैं। तो पायल को प्रोटेक्ट करने का पहला रूल क्या? नेटवर्क या कोई होगा। क्या? नेट मास्क पहनाओ उसको। अच्छा, उसको जबरदस्ती मास्क पहनाओ, चाहे ना चाहे पहना दो। दूसरा, दूसरा सिक्योरिटी गार्ड्स मुझसे रखो। कोई क्वेश्चन नहीं पूछे। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, ठीक है भाई, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तीसरा, नीट की सीट इसको दे दूं फिर फ्री में? अरे, यहाँ पड़ गई मौत। कह रहे यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब आप हद क्रॉस कर गए हैं। राइट, तो ये होता है एक्ट और प्रोटोकॉल, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, सब अपनी मेहनत। चलो भाई, तो अपनी सीट की दोगे, कमाल है, फाइल अपनी लेगी, राइट। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, सिर्फ डेट्स याद करने का था। सबसे पहला जो एक्ट है, सबसे पहले हमने पानी पढ़ा ना, तो सबसे पहला एक्ट की जो डेट है दैट इज वाटर प्रिवेंशन एक्ट। हम इंडिया के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, ग्लोबली बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल कुछ अलग है, अर्थ समिट आएगा, डिफरेंट डिफरेंट ओजोन के ऊपर आएगा क्योटो प्रोटोकॉल, तो वो सब हम पढ़ेंगे चैप्टर के एंड में। अभी वाटर प्रोटेक्शन एंड इंडिया में जो आया था दैट वाज 1974। 74 पुराना है ना। उसके बाद अपन ने किसको बचाया था, पानी के बाद किसको बचाया था? एयर को 1981, 81 ले आओ, ठीक है। 81 के बाद हमें रियलाइज हुआ पूरे एनवायरनमेंट को बचाएंगे, 1986 ले आए। मुझे 6 याद है क्योंकि मेरा भाई पैदा हुआ था, पूरा एनवायरनमेंट बचा था, सब तबाह हो गया होगा, वो पैदा हुआ था ना। 1986, लेकिन उसी के एक साल में हमें रियलाइज हो गया कि वो बहुत ज्यादा नॉइस है, तो हम ले आए थे नॉइस। अब 1987 में क्या हुआ था, 1987 का अलग है। 1987 में एक साल के बाद जो एयर प्रोटेक्शन एक्ट था ना, जो 1981 में आया था, एयर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आपने ऐड कर दिया था नॉइज एज पॉल्यूशन, एडिट नॉइज एज एयर पोल्यूशन। इससे पहले हम एयर पोल्यूशन का पार्ट नहीं मानते थे उसको, लेकिन 1987 में लोगों को रियलाइज हुआ था कि ये जो शादियों में डीजे बजते हैं ना, ये भी पॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, ओके। नॉइज, देखो नॉइज का मतलब क्या है, एक होता है साउंड, साउंड जो हम लोग सुन सकते हैं। नॉइज इज समथिंग जो आपके ईयर्स के लिए अनबियरेबल है, ठीक है। तो अगर अनबियरेबल साउंड आपके कानों में पड़ती है तो वो नॉइज कहलाती है, राइट। तो उसको हमने एज ए पॉल्यूशन कंसीडर करना स्टार्ट कर दिया था 1987 में। तो ये आपसे पूछ लेते हैं कि कौन नॉइज एज ए पॉल्यूशन कौन से ईयर में एक्ट हुआ, ऐड हुआ था, तो 1987 लास्ट वाला यही है। क्लियर? ओके, याद रह गया इतना सा? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ए डी। तुम लिख नहीं रहे हो साथ साथ में? तो सामने लिखा है, कैसे गलत हो सकता है ये? डी है यार आंसर, डी लिखते नहीं? लिखते हैं। तुम्हें पता कैसे नहीं है? ये करके होता है ना, फिर देख लेते हैं लिखते हो तो। एट क्वेश्चन आए जैसी है ना, नहीं ध्यान से करना जरा। ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से।
रीडिंग एरर आ सकता है इसमें। लास्ट फ्यू सेकेंड्स। देखो देख लेते हैं। पायल डाउट है? नहीं, ठीक है, ओके। नेहा, कृतिका, पायल, प्रीति, पलक, दीक्षा, पूजा, शालिनी, ईशा। ईशा कैसे किया? ईशा कैसे किया? क्या पूछा क्वेश्चन में? बेटा अगर मुझे ही नहीं बताओगे ना अप्रोच क्या है, मैं यही मानूंगी चीटिंग है, सीधा बोल रही हूँ। नीता, अप्रोच क्या है इसकी, कैसे किया? पूजा कैसे किया? मैम इसमें सबसे पहले तो मैंने अंडरलाइन किया, मतलब नॉट करेक्ट मैम, नॉट नहीं होता, वो करना था इसमें सिलेक्ट। हाँ, तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? कि इसमें कौन सही नहीं है ऑप्शन में। सो which one of the following is not correct with regard to, किसके रिस्पेक्ट में वो आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर ऑफ साइज 2.5 माइक्रोमीटर और लेस। ये कह रहा है कि अगर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 या उससे लेस माइक्रोमीटर का है तो कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है। तो मेरे को बताओ 2.5 माइक्रोमीटर का हो पार्टिकल या फिर उससे भी कम हो, तो वो उसके साथ हमने पढ़ा क्या है? ग्रेटेस्ट हार्मफुल टू हार्म ह्यूमन हेल्थ। हमारे लिए हार्मफुल है। और कुछ पढ़ा है क्या? हम इसको अभी स्क्रबर से करते हैं रिमूव। हम इसको स्क्रबर से रिमूव करते हैं। हम इस टाइम तक कर सकते हैं। नो मैम। है, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। नीता बता बेटा। नॉट ऑडिबल। प्रीति बता। मैम ये इसलिए बताता है कि मतलब कि जो हमारे स्मॉल पार्टिकल होते हैं वो पार्टिकुलर मैटर होते हैं, वो इलेक्ट्रो से मतलब रिमूव नहीं होते हैं उस प्रोसेस से। तो अगर हम उसको मतलब कि ब्रीद करते हैं तो वो जो स्मॉल पार्टिकल है हमारे नोज के थ्रू एंटर करते हैं, जो कि हमारे लंग्स को हार्म करते हैं। वेरी गुड, शाबाश। यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से अलग नहीं होते हैं और ये हमारे लंग को इन्फेक्शन देते हैं। हमें इतनी बात पता है, तो ये हमें सही स्टेटमेंट पता है, हमें गलत ढूंढनी है। सो इट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करता है, ये सही बात है, सही है, तो हमें गलत ढूंढना है। इट कैन डायरेक्टली एंटर इनटू और सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में डायरेक्टली एंटर करेगा? नहीं मैम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब होता है आपका दिल, ठीक है, और आपकी ब्लड वेसल्स। बेटा ये आपके चेस्ट में, आपके लंग्स के अंदर जा रहा है, ब्लड वेसल में डायरेक्टली कैसे एंटर करेगा? दिस इज रॉन्ग, ठीक है। इट कैन यूज कॉज इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज टू द लंग्स। बिल्कुल, वहां पे सूजन कर देता है, उसको डैमेज कर देता है, ये भी सही है। इट कैन बी इनहेल्ड इनटू द लंग्स। बिल्कुल लंग्स में जा सकता है थ्रू नोज, तो ये भी सही है। तो गलत आंसर हुआ बी, है ना। इसलिए मैंने कहा था रीडिंग एरर हुआ, राइट, तो ध्यान से करना था, राइट। क्लियर है सबको? ये होमवर्क है, एनसीईआरटी रीड करोगे हो जाएगा, ठीक है। काय का बी? अच्छा, आंसर बता दीजिए। कबूतर कहेंगी। अब मैं तुमको एक दिल्ली का केस बता देती हूँ कि दिल्ली में क्या होता है। आपको ये पाइपलाइन दिख रही है? तो दिल्ली में ना पोल्यूशन हद से ज्यादा हो गई थी एक टाइम पे, ठीक है। तो पेट्रोल की बर्निंग से बहुत पोल्यूशन होने लगी थी ऑटोमोबाइल से। तो क्या किया दिल्ली में सारी गाड़ियों को सीएनजी पे चेंज कर दिया। कहते पेट्रोल नहीं यूज करेंगे, अब सीएनजी यूज होगी, ठीक है। मतलब दिल्ली का इतना बुरा हाल था कि पूरी दुनिया में 4th नंबर पे आती थी वो पोल्यूशन के नंबर में। सोचो, ग्लोबली हम 4th रैंक पे आ रहे थे। दैट वाज वेरी डिस्टर्बिंग। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम सबको सीएनजी में शिफ्ट कर देंगे। सीएनजी स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रॉफिट क्या है कि वो पॉल्यूशन कम करती है प्लस वो चीपर होती है, ये उसका पॉजिटिव पॉइंट थे। तो सारी गाड़ियां उस पर शिफ्ट होगी, लेकिन उसका नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेचुरल गैस। नेगेटिव पॉइंट क्या होगा कि जो पेट्रोल होता है वो लिक्विड होता है यो मैम। है ना, लेकिन कंप्रेस नेचुरल गैस वुड बी अ गैस ना। तो गैस अगर आपको हर स्टेशन पे पहुंचा रही थी, सारे पेट्रोल पंप पे गैस पहुंचानी थी, तो उसके लिए सारी की सारी लाइंस अंडरग्राउंड डालनी पड़ी थी, ठीक है। तो सारी लाइंस को अंडरग्राउंड डालना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। सो दिस वाज वन ड्रॉबैक ऑफ दिल्ली केस, बट उसके बाद अब तो सारी पाइपलाइन डल गई है, तो अब कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब सीएनजी पे ज्यादा गाड़ियां रन होती है, अब तो काफी सारी जगहों पे सीएनजी पे रन होने लग गई है, राइट। तो ये एक छोटा सा केस है दिल्ली का। तो देखो ये हेडिंग दिख रही है, कंट्रोलिंग वेहिकुलर एयर पॉल्यूशन केस स्टडी ऑफ दिल्ली। कभी कभार आपसे केस स्टडी पूछ ले रहे हैं, तो ये आपका होमवर्क है, एक बार इसको रीड कर लेना, जो मैंने बताया वही है, कुछ है नहीं इसके अंदर खास। ऑलराइट, दैट वाज ऑल। नेक्स्ट में आओगे तो हम वो पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन की बात करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो भी किसी को डाउट है वो रुको, बाकी जा सकते हैं। थैंक यू मैम, बाय मैम। No problem. थैंक Bye यू bye. मैम, बाय।